corresponding angles at first. इस वीडियो को यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इससे पहले आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल भी पढ़ाया है। अगर आपको अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। Corresponding angles. When two lines are crossed by another line which is transversal, the angles in matching corners are called corresponding angles. You can see the example. A and E are corresponding angles. देखिए इसका मतलब क्या है। अब इसमें बोला है when two lines are crossed by another line. Two lines में जैसे कि ये दो लाइन्स दिए हैं, इसको एक लाइन ने क्या किया है, क्रॉस किया है, काटा है। The angles in the matching corner आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरफ से हम देखते हैं, समझते हैं। तो इधर ए एंड ई को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा गया है। देखिए यहाँ पे हमें ए एंड ई को क्यों कहा है। अब ए तो एक ये है ना और एक ये है, ए एंड ई को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों कहा है। अब बोला कि इसने इतना तो आपको समझ आ गया होगा, जब टू लाइन्स एक लाइन से क्रॉस होती है जो ट्रांसवर्सल होती है तो एंगल जो मैचिंग कॉर्नर्स पे हैं, जैसे कि ये जो ए है इसके नीचे क्या है, सी, तो ये जो ई है इसके नीचे भी क्या है, जी, यानी कि अभी मैचिंग कॉर्नर पे है ना, क्योंकि ए के नीचे एक एंगल बना होना चाहिए, वैसे कि ई के नीचे भी एक एंगल जी होना चाहिए। तो इसी तरह से ये मैचिंग कॉर्नर्स पे हैं। और अगर किसी और के एग्जांपल ले लें हम, तो जैसे कि अगर इस बी के एग्जांपल हैं तो इस बी के नीचे क्या है, डी है, तो इसका जो ये एफ होगा तो इसके नीचे भी एक कोई ना कोई एंगल होना ही चाहिए, जो ये है एच। हमें हमेशा याद रखनी है, कभी हम ऐसे नहीं कहना कि डी और एफ जो है ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं, एक ही साइड पे आ रहे हैं दोनों, तो ये कभी नहीं होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा अपोजिट साइड से लाई करते हैं, जैसे कि ये अपोजिट साइड है, ये भी अपोजिट साइड है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, हमारा सेकेंड पॉइंट आ रहा है व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा यानी कि हमारा जो ए एंड ई होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि 60 और 60, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं तो इसमें ए और ई दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ए भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। वैसे अगर ये 120 है तो फिर जो ई होगा वो भी 120 होगा। लेकिन अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर ये इक्वल नहीं है, यानी कि अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे आपस में, तो ए का होगा 120 सपोज कर लीजिए, और ई का होगा 110। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को। ओके, नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो, जब कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और चार एंगल्स बनाते हैं, ये देखिए आप, चार एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, एक ए, एक बी, एक सी एंड ये डी, और वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि वो जो दो लाइंस होंगी वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी कि वो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। सीधी बात करो कि जब दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इंटरसेक्ट होती हैं, उनका जब एक वर्टेक्स बन जाता है, पर्टिकुलर वर्टेक्स बन जाता है और चार एंगल्स बना देती हैं वो, ठीक है, जो चारों के चारों एंगल्स इक्वल हों। अगर ये भी 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर यहाँ पे आपको पूछा हो कि बताओ कि वर्टिकली एंगल्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे हाँ सारे हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है एंड डी भी है। लेकिन अगर आपको पूछा हो कि पेयर्स में बताओ, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा लिखना है, ये ऐसे डी और बी एक पेयर बन जाता है, यानी कि एक ऐसे पेयर बनेगा और एक ऐसे पेयर बनेगा, प्लस की पोजीशन पे शेप में ऐसे पेयर बनेगा, एक डी एंड बी और एक ए एंड सी। ये आपका आ जाएगा हमारा उसमें पेयर्स में, ठीक है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये भी आपने याद रखना है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए।